हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। प्रिय बच्चों, जी हाँ, कक्षा 10वीं कोर्स बी स्पर्श पाठ्य पुस्तिका पढ़ने वाले बच्चों को मैं बहुत खुश होकर एक बात बताना चाहती हूँ कि क्रश कोर्स के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पाठ पर। पाठ 14 क्या है नाम? कारतूस। किसने लिखा है? हबीब तनवीर जी ने। और साथ ही साथ हम इस पाठ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, और जो कि अब तक हम कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अर्थात जो भी इस पाठ से संबंधित 4-5 सालों में परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको सुनना है, ताकि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बेहतर नहीं, बेहतरीन करके दिखाएंगे आप परीक्षाओं में। ऐसी उम्मीदों के साथ मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आइए ले चलते हैं आपको सबसे पहले हबीब तनवीर जी के जीवन परिचय की ओर। हबीब तनवीर जी, पहले भी आपने नाम सुना होगा जब हमने पाठ पढ़ा था। तो हबीब तनवीर जी का जन्म हुआ था 1923 में और निधन हुआ था 2009 में। कहां हुआ था? छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन के नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंचन की स्थापना की। तो जो भी हमारे हिंदी के साहित्यकार हैं, चाहे वे गद्यकार हों या कवि हों, लेखक हों, उपन्यासकार हों, वे केवल एक ही दिशा में नहीं गए बेटा। उन्होंने, कहते ना, बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड, बहुआयामी, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे वे सब। देखिए क्या थे ये? नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशन, अभिता, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। कौन कौन सी आपने क्या देखा? कि वे थे नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता, और कई क्षेत्रों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और साथ ही साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए। अब उनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया है। बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस, इन सभी का इन्होंने आधुनिक रूपांतर किया। जैसे ये बहुत पुराने नाटक थे जिनका मंचन ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ होगा, या बहुत, मतलब उसमें बहुत सारा उन्होंने जोड़कर कुछ न्यू तकनीकी के साथ उन्होंने अपने आप को यहाँ पर पाया, और साथ ही साथ आधुनिक रूपांतर भी इन्होंने किया। आइए अब हम चलते हैं इस पाठ की तरफ जिसका नाम है कारतूस। कारतूस क्या है? कारतूस है सेल्फ डिफेंस। कहने का तात्पर्य कि कारतूस पर आधारित पाठ का नाम, शीर्षक का नाम ही कारतूस। ये कौन सी कहानी भाई? क्या कारतूस इतना, मतलब क्यों रखा गया इस पाठ का नाम कारतूस? तो वजीर अली, बिल्कुल वजीर अली, जो कि अवध के शासक के बेटे थे। अब जो उनके चचा जान थे वो बहुत अधिक नफरत करते थे वजीर अली से, जबकि उनके पिताजी के रियल भाई थे, बिल्कुल सगे भाई। तो वजीर अली के थे सादत अली चाचा। कौन है इसके? वजीर अली हैं हीरो, चचा जान थे सादत अली। सादत अली कौन थे ये थे वजीर अली के चाचा, लेकिन रिश्ते के चाचा और थे जानी दुश्मन, मतलब जान के दुश्मन, जानी दुश्मन थे। इतने क्योंकि उनको लगता था कि इनके अब्बू जान के निधन के बाद मैं ही गद्दी पर बैठूंगा, अवध के तख्त पर बैठूंगा। लेकिन चूंकि वजीर अली का जन्म हुआ तो जन्म से ही सादत अली की आंखों में खटकने लगे वजीर अली, और इतना अधिक नफरत, इतना अधिक जहर उन्होंने अपने मन में घोल लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सादत अली ने यह सोच लिया कि मैं अंग्रेजों के साथ मिलकर इसको सिंहासन पर तो नहीं बैठने दूंगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। तो आइए पढ़ते हैं कि क्या हुआ। लेकिन जब कहानी है अवध के नवाबों की, फिर ये कारतूस नाम कैसे आ गया? आइए चलते हैं। हबीब तनवीर ने दिल्ली में पेशेवर नाट्य मंचन की स्थापना की।
इन्होंने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया। प्रस्तुत पाठ एक ऐसे जाबाज वीर के बारे में है जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को देश से बाहर भगाना था। वह निडर युवक मौत के मुंह में घुस गया। कंपनी की बटालियन के खेमे में घुसकर कर्नल पर ऐसा रौब जमाया कि कर्नल भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अब क्या हुआ? निडर युवक कौन? निडर युवक थे वजीर अली। वो दुश्मन के खेमे में घुस गए। इतना बड़ा, इतना भयंकर साहस भला कौन कर सकता है कि बिल्कुल बिना किसी गार्ड के, बिना किसी सुरक्षा के वो दुश्मन के खेमे में घुस गए। और साथ ही साथ कंपनी की बटालियन में खेमे में घुसकर उन्होंने जमाया कर्नल पर रौब, और कर्नल भी कुछ ना कर सका। दांतों तले उंगलियां दबी की दबी रह गई थीं। कब? देखो जरा। कहते हैं ना, जब शत्रु भी प्रशंसा करने लगे तो वो कितना महान व्यक्ति होगा। सन 1799 में, याद रखिएगा, सन 1799 में गोरखपुर के जंगलों में अंग्रेजी फौज कई महीनों से डेरा डाले हुए थी। क्यों डाले हुए थी? क्योंकि वो वजीर अली को ढूंढ रही थी। उनका केवल एक ही लक्ष्य है, वजीर अली को पकड़ना जिंदा। ऐसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, और ये सब उसके चाचा जान सादत अली की चाल थी। तो अंग्रेजों ने सन 1799 में गोरखपुर के जंगलों में डाल दिया डेरा। डेरा डाल रहे हैं और महीनों बीत गए, वजीर अली को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। वजीर अली अवध का बेदखल नवाब है जिसे अपनों ने ही धोखा दिया। वजीर अली जो थे, बिल्कुल सब उनको बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, और वो कहते हैं ना कि निर्विरोध, जिसका किसी ने भी विरोध नहीं किया, वैसे नवाब थे। क्योंकि उनके पिताजी भी अवध के नवाब थे, तो उनको बना दिया गया उनके जाने के बाद। लेकिन चाचा जान जो थे वो वजीर अली के दुश्मन बन गए, और वो ये चाहते थे कि इसको मार दिया जाए या राजगद्दी से हटा दिया जाए, क्योंकि चाचा जो थे बड़े ऐश आराम पसंद व्यक्ति थे। ऐश आराम मतलब कह सकते हैं निठल्ले, जिनको काम नहीं करना था, कर्म नहीं करना था, बस बैठे बैठे खाना पीना था और अपना जीवन सुकून से बिताना था, ऐशो आराम से बिताना था। उसके अपने रिश्तेदार ने ही अंग्रेजों के साथ मिलकर उसे अवध से बाहर भेज दिया और पेंशन भोगी बना दिया। कैसे कैसे करके सादत अली ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया, और साजिश के दौरान वजीर अली को सिंहासन से हटा दिया, और ये तय हुआ कि हम सालाना तुम्हें 3 लाख रुपए देंगे। उसको भगा दिया वहां से। वजीर अली क्या करते बेचारे, जाना पड़ा। उसे 3 लाख सालाना पेंशन देकर बनारस पहुंचा दिया। अब कुछ महीने बाद उसे गवर्नर जनरल ने कलकत्ता तलब किया। अब गवर्नर जनरल जो थे, कुछ महीने बीत गए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको कलकत्ता बुलाया जा रहा है। लेकिन वजीर अली क्यों किसी का हुक्म माने? उन्होंने कहा कि मैं जाऊं, क्यों नहीं जाना मुझे। जब उन्होंने इतना बेइज्जत करके, इतना बिल्कुल उसको बेदखल कर दिया, उसकी सत्ता छीन ली, उसके पिताजी के जो वारिस थे उनका सब कुछ छीन कर अब कह रहे हैं कि हमें तुमसे मिलना है, तो कोई क्यों आएगा मिलने? तो वजीर अली वहां मिलने नहीं जाते हैं। अब जब वजीर अली कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अंग्रेजी, ठीक, अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ में आया? तो वो गए उस वकील के पास। वकील ने उचित उत्तर देने की अपेक्षा वजीर अली का अपमान किया। वजीर अली ने जैसे उससे कहा कि देखो ये सब हो रहा है, और ऐसा जो भी उसने बात कही, तो वजीर अली की बात ही नहीं सुन रहा सरकारी वकील, उल्टा वजीर अली को बुरा भला कहने लगा। अब वजीर अली ने और भी सोचा, अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन उसने एक बात नहीं सुनी। वजीर अली ने खंजर से वकील का कत्ल कर दिया और जंगलों में भाग गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील बिना कुछ उसकी दलील सुने उसको ही भला बुरा कहने लगा, तो वजीर अली ने खंजर से उसका कत्ल कर दिया। उसका इरादा नेपाल पहुंचना था ताकि वह अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा के साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। नेपाल पहुंचने का इरादा किसका था बेटा? वजीर अली। वजीर अली नेपाल पहुंचना चाहते थे, ठीक है, वजीर अली
कहां पहुंचना चाहते थे? नेपाल। नेपाल पहुंचना चाहते थे ताकि वे अफगानिस्तान और सबसे मिलकर, जो भी वहां के नवाब थे, नवाबों के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। इसीलिए वो जाना चाहते थे, ठीक है, नेपाल, अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। ठीक, अब समझ में आया? तो ताकि वे अफगानिस्तान बादशाह शाहजमा के साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला करें और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दें, क्योंकि वजीर अली का एकमात्र सपना था कि कैसे अंग्रेजों को खदेड़ा जाए। अंग्रेजी सरकार भी डरी हुई थी कि यदि वजीर अली कामयाब हो गया तो बक्सर और प्लासी की लड़ाइयों से मिली जीत व्यर्थ चली जाएगी। अंग्रेज सरकार वजीर अली से डरी हुई थी, जबकि वजीर अली इकलौते थे और अंग्रेज पूरी सरकार थी, सब में फैली हुई थी, उनके पास लाव, लश्कर, हथियार, औजार सब कुछ थे, लेकिन हौसला नहीं था। हौसला था वजीर अली के पास। तो वजीर अली से अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी। ये सोच रही थी कि यदि वजीर अली नेपाल पहुंच गया और उसने सारे बादशाहों को साथ मिलाकर हम पर आक्रमण कर दिया तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो अंग्रेज सरकार डरी हुई थी कहीं ऐसा ना हो कि बक्सर और प्लासी की लड़ाइयों से मिली जीत बिल्कुल व्यर्थ चली जाए। अंग्रेज सरकार डरी हुई थी, ठीक है। कारतूस की कहानी मैं बता दूं कि जब जंगलों में खेमे लगे हुए थे अंग्रेजी सरकार के, तो एक घुड़सवार आता है दूर से, कर्नल कालिंज, तो उस खेमे में आता है, दूर से धूल उड़ती नजर आती है, तो उनसे कहता है जो भी वहां के पहरेदार या कि साहब कोई आ रहा है, एक सिंगल सवार आ रहा है। बोले आने दो। अब वो आते हैं बेहतरीन, कर्नल के साथ आता है, कहता है कि हाँ कौन है आप? बोले मुझे कारतूस चाहिए, 10 कारतूस चाहिए, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई उनके साथ नहीं था गार्ड वार्ड। कर्नल ने कहा कि वजीर अली। बोले क्यों? वजीर अली को पकड़ना है। बोले वजीर अली को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, आप मुझे 10 कारतूस दीजिए, मैं भी उसको ढूंढना ही चाहता हूं। अब 10 कारतूस जब उन्होंने दे दिए, किसने? कर्नल ने वजीर अली को। उनके ही खेमे में घुसकर वजीर अली ने कर्नल से 10 कारतूस ले लिए। देखिए उनकी बहादुरी, साहस, निडरता। जब कर्नल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है उसने कहा वजीर अली, और यह भी कह दिया क्योंकि अभी मैं चाहूं तो तुम्हें, वजीर अली ने कर्नल से कहा कि यदि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी सहायता की है, तुमने मुझे दिए हैं, क्या दिए हैं? कारतूस, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं। कर्नल के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, वो भौचक्का हो गया, हक्का बक्का रह गया, और वो वजीर अली की बहादुरी देखकर उसको रॉबिन हुड कह दिया। कर्नल को रॉबिन हुड के किस्से याद आने लगे वजीर अली में, और जैसे ही वो घुड़सवार फिर से चला गया, कर्नल एकदम सन्न था, एकदम बिल्कुल ना हिल रहा था ना डुल रहा था। सब आए जो भी थे, बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। कौन था? बोले एक बहादुर सिपाही था। वो कह ही नहीं पाया कि यही वजीर अली था। उसकी बुद्धि शून्य हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि एक जिसके लिए सालों से खेमे डाले हैं, जिसके लिए डेरे डालकर रखे हैं, जिसके लिए अंग्रेजी सेना परेशान हो रही है, वो स्वयं आता है, खेमे में घुसकर कर्नल के हाथों से ही 10 कारतूस लेकर चला जाता है। तब दुश्मन भी उसकी तारीफ करता है कि ये तो रॉबिन हुड है, इससे बड़ा साहसी तो कोई है ही नहीं है, इसके साथ भला हम कैसे युद्ध कर सकते हैं। तो आधा हौसला तो उनका वहीं पस्त हो गया। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? अब सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल, वही कर्नल जो मूर्ख बन गया था वजीर अली से, ठीक है। तो लालची थे अंग्रेज तो वैसे भी। सादत अली आराम पसंद अंग्रेजों का पिट्ठू था। अंग्रेज कर्नल को उसे तख्त पर बिठाने का मकसद अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना था। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि अवध की जो भी धन संपत्ति है वो अपने अधिकार में आ जाए। उसने अंग्रेजों को आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए दिए। इस तरह सादत अली को गद्दी पर बैठने से उन्हें लाभ ही लाभ था। तो उसने अंग्रेजों को क्या दे दी?
सादत अली भी ये चाहता था कि मुझे तो अवध के तख्त पर बैठना है, मुझे तो अवध के तख्त पर बैठना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तभी तो वजीर अली को वहां से हटा दिया था। तो जो सादत अली था उसने आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए दे दिए अंग्रेजों को। अवध की आधी संपत्ति और कैश 10 लाख। 10 लाख कितनी बड़ी कीमत थी 1799 की बात, ठीक है। आज भी 10 लाख की कीमत है। तो आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए दे दिए। इस तरह सादत अली को गद्दी पर बैठने से उन्हें लाभ ही लाभ था कि वो तो सिर्फ चाकर, नौकर चाकर बनकर रह गया। कहने को राजा है, और उसको अच्छी तरह भी जानते थे कि अभी इसने आधी संपत्ति दी है, हम ऐसे करके इससे पूरी भी हड़प लेंगे, ठीक है। कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? क्योंकि वो वजीर अली को ढूंढना चाहते थे, वजीर अली की खोज में थे। कई महीनों से वे वजीर अली को ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था, क्योंकि उसने सरकारी वकील की हत्या कर दी थी। तो अंग्रेजों को एक मतलब एक बहुत बड़ा वो मिल गया कि अब तो हम इसको कैद करके रहेंगे और जेल में डालेंगे। पहले वो उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम उस पर नहीं लगा था, इसलिए वो खुली चुनौती नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब सरकारी वकील को वजीर अली ने मार दिया तो अंग्रेजों को एक बहुत अच्छी मिल गया कि भाई ये देखो, इसने मारा है वकील को, तो हम इसको कैद करेंगे। तो कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था। कर्नल कॉलिंस को यह लग रहा था कि वजीर अली अवश्य ही जंगल में कहीं ना कहीं छिपा होगा। बरसों से वह कर्नल की पूरी फौज की आंखों में धूल झोंक रहा था, यद्यपि वह इन्हीं जंगलों में घूम रहा था। वर्षों से वो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा दे रहा था, जबकि वो यही था, इसी जंगल में था। फिर भी अंग्रेज तो रहते थे डरपोक, ऐसा लगता था कहीं आ ना जाए, वो हमें मार ना दे, तो झुंड में चलते थे बिल्कुल। और वजीर अली था सिंह, जो अकेला चलता था, उसे किसी का डर नहीं था, क्योंकि वो सूझबूझ से काम लेता था। तो बरसों से वो यहीं पर घूम रहा था, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक रहा था। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? अब कर्नल स्वयं उनको कारतूस देता है। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी, क्योंकि उनको जंगल में डेरा डाले हफ्तों हो गए थे। फिर भी वजीर अली भूत की तरह हाथ ही नहीं लगता था कि कहां है ये, कहां है। पता चलता था कि यही है, लेकिन है कहां, उनके हाथ में आ ही नहीं रहा था। इसी प्रकार रॉबिन हुड भी जंगलों में घूमता रहता था, पर किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का। तो कहने का मतलब कि रॉबिन हुड भी जंगलों में घूमता था और किसी के हाथ नहीं लगता था। ठीक वैसे ही वजीर अली भी भूत की तरह हाथ नहीं लगता था। इसलिए कर्नल कॉलिंस को किसकी याद आ गई? रॉबिन हुड की। अब है अगला, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई? अब लेफ्टिनेंट को ये डाउट हुआ कि भाई बहुत हो गया, अभी तक जितने हिंदुस्तानी, कुछ हिंदुस्तानी हमारे मतलब साइड में थे, हमारे पक्ष में थे, लेकिन अब धीरे धीरे सारे हिंदुस्तानी हमारे विरोध में खड़े हो रहे हैं, हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। क्यों लगा, कब लगा? देश में अलग अलग अनेक स्थानों पर राजा एवं नवाब कंपनी का विरोध कर रहे थे। जगह जगह पर जाकर देखते तो अनेक स्थानों पर राजा, नवाब कंपनी का विरोध कर रहे थे। जब लेफ्टिनेंट ने देखा कि वजीर अली, टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब शमसुद्दौला ने बाहरी देशों जैसे अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को भी हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है, तो उसे ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। अर्थात हिंदुस्तान में चारों ओर से कंपनी के खिलाफ युद्ध की तैयारियां होने लगी। तो लेफ्टिनेंट तो वैसे भी डरपोक ही रहते हैं, जिनके पास अधिक हथियार औजार रहते हैं, उनका मतलब क्या है, वो डरते हैं, उन्हें खुद के साहस पर भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है। तो उन्हें अब ये लगने लगा था कि अब तो सारा हिंदुस्तान
हमसे विरोध कर रहा है। अब हमें कुछ ना कुछ नई चाल चलनी होगी जिसके तहत हम हिंदुस्तान पर और कब्जा कर सकें और कुछ दिन रह सकें। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवार मतलब वजीर अली। सवार कौन थे? वजीर अली। ठीक है, वजीर अली बड़े अच्छे से आते हैं। सवार जो कि स्वयं वजीर अली था, कर्नल से अपनी जाबाजी और सूझबूझ से उनके खेमे में घुसकर कारतूस हासिल किए। अर्थात कर्नल और उसकी फौज से बिना डरे वजीर अली ने कर्नल को उसकी औकात दिखाने के लिए उसी से कारतूस हासिल कर लिए। बेटा अब हम चलते हैं इस पार्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि इस पार्ट के दौरान कारतूस पार्ट से बोर्ड परीक्षाओं में किस तरह के या कौन से प्रश्न आए थे। ये हम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं जो कि आपके 4-5 सालों में इस पार्ट से पूछे गए। कारतूस एकांकी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सादत अली वजीर अली का सगा चाचा होते हुए भी उससे नफरत क्यों करता था। बताइए, जबकि वो उसका सगा चाचा था फिर भी वो वजीर अली से नफरत करता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि उसे तख्त का लालच था। तख्त का लालच था। तो सबसे बड़ा तो यही है कि धन, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहां पर उसको सबसे बड़ा मोह था कि वो ही गद्दी पर बैठे, वो ही तख्त पर बैठे। सादत अली रिश्ते में वजीर अली का चाचा था। उसकी नजर अवध की सत्ता पर थी जिसे हथियाने के लिए उसने अंग्रेजों का सहारा लिया। ठीक है, वजीर अली का सगा चाचा, हथियाने के लिए अंग्रेजों का सहारा। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भर गई। चूंकि सादत अली और अंग्रेज हो गए एक, तो जिस तरह की नफरत वो उसके चाचा से करता था अंग्रेजों के प्रति भी वैसी ही नफरत, या हम कहें कि जिस तरह की नफरत वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति थी वैसी ही नफरत उसके चाचा के प्रति हो गई। सादत अली और अंग्रेजों के इस व्यवहार से उसे दर दर भटकना पड़ा। इसलिए वजीर अली सादत अली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब तक वो थे वजीर अली के पिताजी, तो वो तख्त पर थे, अवध का राज उनके पास था। लेकिन उनके निधन के बाद वजीर अली को जब तख्त पर बिठाया गया तो सादत अली से ये बात हजम नहीं हुई और उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या कर लिया? अंग्रेज तो वैसे भी धन चाहिए था। अंग्रेजों ने कहा कि यदि तुम अपना आधा राज और 10 लाख कैश हमें दोगे तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे तख्त का, मतलब अवध के तख्त पर बिठाने में। सादत अली मान गया और उसने अपना आधा राज और 10 लाख रुपए अंग्रेजों को दे दिया और वजीर अली को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इसलिए वजीर अली सादत अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। याद रखिएगा। कारतूस एकांकी के आधार पर बताइए कि सवार कौन था? वह किससे मिलना चाहता था और क्यों? इस प्रसंग में सवार की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? बताइए। सवार स्वयं वजीर अली था। वह एक जाबाज सिपाही था। जंगलों में धूल उड़ाता हुआ घोड़े पर सवार बिना किसी सिपाही के जाबाज वजीर अली अकेला ही बिना डरे अंग्रेज कर्नल के कैंप में कारतूस लाने के लिए आ पहुंचा। वह अपनी पहचान छुपाकर एकांत में कर्नल से मिलकर उसे वजीर अली के विषय में बताना चाहता था। उसने ऐसा दिखावा करना चाहा जैसे वह भी वजीर अली के खिलाफ है। उसने वजीर अली की गिरफ्तारी को मुश्किल बताया। फिर उसने कुछ कारतूसों की मांग की। प्रस्तुत प्रसंग से उसकी निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं कि वजीर अली कैसा था? साहसी, निडर, ठीक है, और बहुत ही मतलब समझदार। वजीर अली के साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जो दुश्मन के खेमे में घुसकर स्वयं कर्नल से कारतूस लेकर आ सकता है, उससे बड़ा साहसी भला कौन होगा? तो वजीर अली के साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वह कर्नल के कैंप में घुसकर उससे कारतूस ले आता है। वह कंपनी के वकील की हत्या पहले ही कर चुका था। यह उसके साहसी होने का ही तो सबूत है। कंपनी के वकील ने उससे 2-5 किया, बहसबाजी की। उसने आओ देखा ना ताओ अपना खंजर निकाला और वकील के सीने में घोंप दिया। अंग्रेज सरकार और डर गई। अब वो खुले रूप से वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है, लेकिन वजीर अली कोई मामूली व्यक्ति नहीं है कि जिसको पकड़ लिया जाए।
वजीर अली को देखकर तो अंग्रेजों को ही रॉबिन हुड के किस्से याद आ गए। ठीक है, तो साहसी थे। वजीर अली के साहस की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। वह कर्नल के कैंप में घुसकर उससे कारतूस लाता है। वह कंपनी के वकील की हत्या पहले ही कर चुका था, यह उसके साहसी होने का प्रमाण है। वीर वजीर अली इतना वीर है कि अवध की सत्ता छीनने के बाद भी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए कटिबद्ध है। पूरी तरह से वो खुद से प्रॉमिस कर चुका है, मतलब खुद से ये वादा कर चुका था कि मैं अंग्रेजों को तो भारत से खदेड़ कर ही रहूंगा अकेले दम पर। जब व्यक्ति में साहस हो, हिम्मत हो, सूझबूझ हो और अपने आप पर भरोसा हो तो उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। महत्वाकांक्षी वजीर अली महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह अवध का शासक बनने की महत्वाकांक्षा सदा बनाए रखता है कि कैसे मेरे पिताजी की गद्दी या तख्त मुझसे छीना गया है, मैं उसको वापस लेकर रहूंगा। जैसे हमारे क्रांतिवीर थे तिलक, लोकमान्य तिलक का आपने नारा सुना होगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। कुछ भी हो जाए मैं अपने स्वतंत्रता के अधिकार को इन गोरों को पूरा नहीं करने दूंगा, छीनने नहीं दूंगा। ठीक वैसे ही वजीर अली ने भी पूरी अपनी महत्वाकांक्षा दिखाते हुए कहा कि मुझसे मेरा तख्त छीना गया है, अब मैं कैसे अपना तख्त वापस लूंगा, यह खुद से वो प्रॉमिस कर चुके थे। स्वाभिमानी वजीर अली इतना स्वाभिमानी है कि वह कंपनी के वकील की अपमानजनक बातों को सह नहीं पाता और उसकी हत्या कर देता है। कंपनी के वकील के पास वो जाता है कि देखो भाई मेरी हेल्प करो, मेरी सहायता करो, लेकिन कंपनी का वकील जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील था तो वो उसको ही खरी खोटी सुनाने लगा। उसने अपमान नहीं सहा, अपना खंजर निकाला और वकील को मार डाला। कर्नल को वजीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे क्यों याद आ गए? ऐसा क्या किया था? वजीर अली और रॉबिन हुड में बहुत अधिक समानता थी। आपने भी रॉबिन हुड को पढ़ा होगा, रॉबिन हुड के बारे में आप जानते होंगे। तो उन दोनों में बहुत समानता थी। वजीर अली भी रॉबिन हुड की तरह साहसी, निडर और बहादुर था। जिस तरह से रॉबिन हुड साहसी, निडर और बहादुर था, वैसे ही वजीर अली। वह दुश्मनों को चकमा देकर भागने में कुशल होने के कारण अंग्रेजी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। इन्हीं कारणों से वजीर अली के बहादुरी के अफसाने सुनकर कर्नल ने उसको रॉबिन हुड की उपाधि दे दी, इसलिए उसको रॉबिन हुड याद आ गया। कारतूस पाठ के आधार पर उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। यदि यही प्रश्न आ गया, क्योंकि ये तो बोर्ड के ही प्रश्न है ना बेटा, ये कहीं ऐसा नहीं है कि उनके जैसे या इनके जैसे आए थे बोर्ड में, यही प्रश्न आए थे बोर्ड में इस पाठ से, और यही प्रश्न आ गया तो उत्तर बहुत अच्छे से लिखना है। कारतूस पाठ के आधार पर सौदाहरण सिद्ध कीजिए कि वजीर अली के जाबाज सिपाही था। आपको पूरी कथा बतानी होगी, पूरी कहानी बतानी होगी कि वजीर अली सचमुच में एक जाबाज सिपाही था। सचमुच में, वहां कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वह बहुत हिम्मती और साहसी व्यक्ति था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी आती थी कि लक्ष्य को तो मैं पाकर रहूंगा, मरना तो तय है ना, तो क्यों ना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयास किया जाए। जब उससे अवध की नवाबी छीन ली गई तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। अब वो सारे हिंदुस्तान के नवाबों को, जैसे कलकत्ता, नेपाल और भी कई नवाबों के साथ संधि करता हुआ उनसे ये मांग रहा है सहायता कि हम सब मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ेंगे। उस समय वजीर अली के साथ मुट्ठी भर लोग ही थे, मुट्ठी भर ही कहेंगे, अंग्रेजी पूरी सरकार, पूरी सेना और वजीर अली के साथ कुछ 2-10 लोग। फिर भी वह अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहा था। और हद तो तब हो गई जब, ये किस्सा जरूर लिखना, हद तो तब हो गई जब वह अकेला जाकर कर्नल से कारतूस भी ले आया। वहां भी निडर होकर अंग्रेजों के कैंप में घुस गया, जिसके लिए अंग्रेज सालों से परेशान थे। सालों से उसे ढूंढने के लिए ये षड्यंत्र रचाना, वो षड्यंत्र रचाना, और वो खुद व्यक्ति जाता है उनके खेमे में घुसकर और ले आता है कारतूस। इससे बड़ी साहस की और कौन सी बात हो सकती है। तो वहां भी निडर होकर उसने अंग्रेजों के कैंप में घुसा। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसके जाबाज सिपाही होने का परिचय इस घटना से भी मिलता है
कि जब अंग्रेजों के कैंप में घुसकर कारतूस लेने में सफल हो जाता था तथा जो कर्नल था वो उसको देखता ही रह जाता है। जब कर्नल ने पूछा तुम कौन हो, उसने क्या दिया, वजीर अली। अंग्रेजी जो सरकार या कहें कि कर्नल तो बिल्कुल जिंदा, ऐसा लग रहा था वो जिंदा लाश खड़ी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिसके लिए हम सेना के साथ यहां खेमे बना, वहां तंबू गाड़, कहां कहां फिर रहे हैं, बरसों से भटक रहे हैं, वो यही है और मुझसे ही कारतूस ले ली। और उसने कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं क्योंकि तुमने मेरी सहायता की है, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। जिंदा छोड़ गया। वो चाहता तो कर्नल को मार सकता था लेकिन नहीं मारा, क्योंकि मारने से ज्यादा अच्छा है कि दुश्मन के जहन में या दुश्मन के दिल में दहशत भर दो या डर भर दो, ताकि उनके हौसले वैसे ही पस्त हो जाएं। जब एक कैप्टन या कर्नल के हौसले पस्त होंगे तो बाकी सिपाही तो वैसे ही गश खाकर गिर जाएंगे। जब अंग्रेजों के कैंप में घुसकर कारतूस लेने में सफल हो जाता है तो कर्नल उसे देखता रह जाता है। इससे पता चलता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। तो बहुत अच्छे से इस घटना को लिखना है, उनके बारे में पूरी बातें लिखना है कि इससे यह पता चले कि हाँ वास्तव में जाबाज सिपाही था। कौन? वजीर अली। बेटा ऐसे और भी कई लोग थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा। अगला है कारतूस पाठ के आधार पर वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब उनकी चारित्रिक विशेषताएं साहसी, निडर, स्वाभिमानी। ठीक है, चलो कारतूस पाठ के आधार पर वजीर अली की चारित्रिक विशेषताएं हैं। वजीर अली एक सच्चा देशभक्त, सबसे बड़ी पहचान कि सबसे सच्चा देशभक्त और स्वाभिमानी सैनिक है। वह हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों से नफरत करता है, दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत भरी हुई है तथा किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा देना चाहता है। और वजीर अली अत्यंत वीर सिपाही है। दुश्मन भी उसकी वीरता का लोहा मानता है, दुश्मन भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि कर्नल ने ही कहा था कि लगता है ये आज का रॉबिन हुड है। कर्नल कॉलिंस के खेमे में निडर भाव से जाकर उसने कारतूस ले आया। वजीर अली एक कुशल और चतुर शासक भी है। ठीक है, उसने अपने भारत में मतलब कलकत्ता फिर नेपाल भी जाना चाहता था। वहां से जितने भी जो नवाब थे उनसे, जैसे टीपू सुल्तान हुए, उनके साथ संधि की, उनके सामने अपनी मन की बात रखी ताकि वे अंग्रेजों के विरुद्ध उसका साथ दे। तो एक कुशल शासक भी था, चतुर। और उसने अपने 5 महीने के शासन में अवध की रियासत को अंग्रेजी प्रभाव से स्वतंत्र कर दिया और उसने जो सोचा था वो उसने करके दिखाया। साथ ही आत्मविश्वासी भी है, अंग्रेजी शक्ति से मुकाबला करने के लिए आत्मविश्वास रखते हैं और अपने आत्मविश्वास, साहस और निडरता के साथ उसने वो कर दिखाया जिसकी वो मंशा रखता था। सादत अली कौन था? कर्नल उसे अवध के तख्त पर क्यों बिठाना चाहता था? सादत अली रिश्ते में वजीर अली का चचा जान, लेकिन सादत अली अपने भांजे या भतीजे से नफरत करता था, क्योंकि वो तो वजीर अली के पिताजी की जल्दी से जल्दी स्वर्ग सुधारने की प्रार्थना कर रहा था कि कब ये चले जाएं और कब मैं अवध का शासक बन जाऊं। लेकिन वजीर अली को जब तख्त मिला तो सादत अली से ये सहन नहीं हुआ और सादत अली ने अपने ही भतीजे को अपनी जान का दुश्मन बना लिया। कहने का मतलब कि वो अपने ही भतीजे को जान का दुश्मन समझने लगा, जानी दुश्मन समझने लगा और वो उसे किसी भी तरह से तख्त से हटाना भी चाहता था और उसको मारना भी चाहता था। तो अब ये वो खुले मतलब एकदम लोगों के सामने तो कर नहीं सकता था, इसलिए उसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। सगे चाचा ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, अंग्रेज तो वैसे भी फूट डालो और शासन करो, इस नीति पर चलते थे। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि सादत अली खुद अवध के तख्त पर बैठना चाहता है और वजीर अली को उठाना चाहता है, अंग्रेज जानते थे कि वजीर अली सच्चा देशभक्त है, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी सादत अली का साथ दिया। लेकिन सादत अली के सामने एक शर्त रखी कि क्या तुम अवध का तख्त मिल जाने के बाद आधा राज हमें दोगे? सादत अली ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं यदि अवध के तख्त पर बैठ जाता हूं तो आधा राज तुम्हारा। अंग्रेज खुश। बोले इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने और शर्त रखी कि तुम्हें 10 लाख कैश नकद भी देना पड़ेंगे। सादत अली मान गया, ठीक है मैं वो भी दूंगा।
तो अंग्रेजों के साथ मिलकर उसने वजीर अली को उसके ही तख्त से हटा दिया। देखिए, सादत अली वजीर अली का चाचा और नवाब आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था। रिश्ते में कौन था? वजीर अली का चाचा। नवाब आसिफ उद्दौला कौन थे? वजीर अली के पिताजी, उनका ही छोटा भाई था। सादत अली अंग्रेजों का चमचा था, कहते ना तलुआ चाटने वाला, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों की चापलूसी कर करके ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो सादत अली था वो अंग्रेजों का चमचा था। अंग्रेज जानते थे कि यदि अवध को अपने अधिकार में लेना है तो सादत अली को तख्त पर बिठाना होगा। वजीर अली के रहते अवध को अपने कब्जे में लेना संभव नहीं था, क्योंकि वजीर अली की सच्ची देशभक्ति, ठीक है, सच्ची देशभक्ति और देश प्रेम देखते थे अंग्रेज की इसके होते हुए तो हम अवध पर कब्जा कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि सादत अली जब बैठ जाएगा तख्त पर तब अवध पर हम शासन कर लेंगे। तो वजीर अली के रहते अवध को अपने कब्जे में लेना तो अंग्रेजों के वश की बात नहीं थी। यही कारण था कि वह सादत अली को तख्त पर बिठाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। सगे चाचा ने, मतलब वजीर अली के बिल्कुल रियल चाचा ने उनका वजीर अली का शत्रु बन गए, अंग्रेजों के साथ मिलकर उसके जान के दुश्मन बन गए। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये पार्ट था हमारा कारतूस। आशा करती हूं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी अभी हमने जो डिस्कस किए वो आपके पिछले 4-5 सालों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, तो इनको बहुत अच्छे से और ध्यान से देखना, पढ़ना। सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। आप पढ़िए, सुनिए, समझ में आ गया ना? जब आप खुद से पढ़ेंगे तो वो हमेशा के लिए यहां पर रहेगा और परीक्षा में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हम सदा आपके साथ हैं। चलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।